क्या रीजन थी जो अल्लाह की कुर्बत हासिल हुई? सितंबर 21 में अम्मी की डेथ थी और दिसंबर 21 में मेरी शादी। एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं आप, लोग आते हैं, क्या क्या अनोखी डिमांड्स आपको फेस करनी पड़ती हैं? मतलब लड़के महफूज नहीं है? हाँ, क्यों मुझे इसमें फंसाना चाह रहे हैं? मुझे ये बताएं कि बोटॉक्स क्या है? जो अभी भी करंटली मॉडलिंग कर रही हैं वो वॉमिट कर देती हैं, इज इट ट्रू? वो है स्टेरॉइड्स क्रीम। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मार्केट में बहुत सी स्टेरॉइड्स क्रीम्स हैं जो कि आपके फेस पे छाइयों को ट्रिगर करती हैं। अल्लाह की बनाई हुई जो चीजें होती हैं उसमें छेड़छाड़ करना गुनाह नहीं है? ब्रश करने का भी तरीकेकार होता है। हाँ, बिल्कुल। आप लोग शुरू हो जाते हैं। आधी से ज्यादा आवाम हमारे पास क्लिनिक्स में तभी आती है जब दर्द हो। हेपेटाइटिस ज्यादा डेंटल ट्रीटमेंट से फैलती है। मेरी कोई जरूरत है कोई चीज करवाने की कि ठीक है? जनरल चेकअप स्केलिंग तो आपको हर 6 महीने बाद करवानी ठीक है, चाहिए। ये भी देखिए, ये पेशेंट बना लिए इन्होंने मुझे भी ना फौरन। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। कनीज़े ज़ैनब ने मॉडलिंग की पीक पे जाकर मॉडलिंग को क्यों छोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि मेल मॉडल्स इंडस्ट्री में क्यों खतरे में हैं, शोबिस के कास्टिंग काउच में क्या क्या डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं, और क्या हेयर ट्रांसप्लांट और बोटॉक्स हराम है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए डॉक्टर कनीज़े का ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी काम कर चुकी हैं और मॉडल भी रह चुकी हैं। ये लोगों को बताता चलूं कि ये मॉडलिंग करती रही हैं 2017 से 2021 तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, बिल्कुल। छोड़ा और दीन की तरफ आ गई माशाल्लाह से। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था इनकी तरफ से। क्या रीज़न थी जो अल्लाह की कुर्बत हासिल हुई? वेल 21 में लाइफ का एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, उसके बाद से देयर वाज नो गोइंग बैक टू द शोबिस। एक मौत का खौफ तारी हो गया था जब मेरी अम्मी को कोविड डायग्नोस हुआ एंड शी पास्ड अवे विद इन 21 डेज। तो हॉस्पिटल में अप्स एंड डाउन्स देखे एंड वी हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स बिकॉज सितंबर 21 में अम्मी की डेथ थी और दिसंबर 21 में मेरी शादी थी। तो अम्मी के और मेरे अपने बहुत से कुछ प्लान्स थे जो मैंने अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखे। और वो एक ऐसा टाइम था इन विच आई रियलाइज्ड कि इंसान तो प्लान करता है लेकिन जो अल्लाह के प्लान है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और वो वक्त मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जिस पे मुझे एक खौफ, प्रॉपर खौफ कहते हैं ना, वो मुझे आया कि नो डाउट I am young and it's like 3 years now कि मैं शोबिस छोड़ चुकी हूँ, बट ट्रांसफॉर्मेशनल में एक वो हलाल हराम का खौफ तारी हुआ और मौत बर हक है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ नो एज, क्योंकि आप ये सोचते हो ना कि कोई नहीं, एक सर्टन एज आएगी, हम अल्लाह की तरफ रिवर्ट हो जाएंगे सब कुछ, बट देयर इज़ नो एज, यू कैन डाई एनी टाइम। तो वो जो एक मौत का खौफ मेरे पे तारी हुआ उसने मुझे प्रॉपर जो है दीन की तरफ मेरा लगाव लगाया और आई हैड टू ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल नहीं था? एक लग्जरी लाइफस्टाइल, मॉडलिंग, और उसमें आपको एक लाइफ मतलब अट्रैक्ट करती है कि आप उस फील्ड में रहते हो, उसकी एक अपनी ज़िंदगी के चार्म्स हैं, वो छोड़ के अल्लाह की लॉ में आ जाना, तो वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई? मतलब कोई एक बात जो आपके दिमाग में आई हो जो लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि हम लोग कि कौन सी चीज़ जो है आपको अल्लाह के करीब कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने ये डिसीजन लिया अपना शोबिस छोड़ने का, नो डाउट फॉर आर इंस्टेंस ये ख्याल माइंड में ज़रूर आया कि नो डाउट मॉडलिंग इज़ अ वेरी क्विक मनी, यू अर्न अ लॉट। शोबिस में आई अर्न अ लॉट, ऑल्दो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ था और मैं अभी उस पीक के मकाम पे नहीं पहुंची थी, आई वॉज ऑन माई वे। ठीक है। सो एक ख्याल तो आया माइंड में, बट नोइंग दैट रिस्क अल्लाह देता है जी। आपके नसीब में जो है वो वक्त से पहले और आपके नसीब से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता, और आपका रिस्क आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। जिस रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है वो देगा। तो जब कुरान के थ्रू इस चीज़ को मैंने पढ़ा, इस चीज़ को समझा, फिर तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी एविडेंट कि मैं जो ये ख्याल रख रही हूँ कि अच्छा अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँगी, मैं मॉडलिंग नहीं करूँगी, काम मिलना बंद हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो मैं कमाऊँगी कैसे, खाऊँगी कैसे। और आपकी वो ये मतलब प्राइमरी जॉब कह लें मॉडलिंग थी? हाँ, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि मेरी प्राइमरी जॉब सिर्फ मॉडलिंग थी और सेकेंडरी जॉब मैंने अपनी जो है डेंटल एंड एस्थेटिक लाइफ को रखा हुआ था। ठीक है। और साथ में मेरा ऑनगोइंग मेरा अपना छोटा सा एक स्किन केयर ब्रांड भी है, बट ये सेकेंडरी चल रहे थे मेरे साथ, तो प्राइमरी शोबिस था।
सो जब कुरान के थ्रू इस चीज़ को मैंने समझा कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अगर ये दरवाज़ा बंद हो रहा है तो अल्लाह डेफिनेटली मेरे लिए दूसरा दरवाज़ा खोलेगा ही बेशक खोलेगा। बेशक तो मेरे मेंटोर नजम शहराज, उन्होंने मुझे जो है कुरान के थ्रू इतनी बातें खूबसूरती से समझाई। कुरान हम पहले भी पढ़ते थे, ठीक है, सब कुरान पढ़ते हैं, जरा उसकी तफसीर और उसकी तफसीर उसको समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो कुरान समझ गया, आई थिंक देन उसके लिए तो इस दुनिया में और आखिरत में कोई खूबसूरत चीज़ है ही नहीं। क्योंकि सी हिजाब अगर इतनी छोटी चीज़ होती ना जी, तो इतनी बड़ी किताब में उसका जिक्र ना होता। ठीक, तो बिल्कुल जब सही। कुरान पाक में उसका जिक्र है तो किसी मकसद से ही है। तो उसको समझा और उसको अपने ऊपर फिर मैंने तारी कर लिया और बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट दैट कर इज़ योर लिया। टर्निंग पॉइंट, एग्जैक्टली। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। अच्छा, फिर वो छोड़ा और फिर क्या आगे क्या किया? सोचा नहीं कि आगे मैं क्या करूँगी? दीन की तरफ तो आ गई माशाल्लाह से, फिर क्या फ्यूचर प्लान्स लेके जो है आप निकली बाहर? अम्मी की डेथ के बाद 3 महीने बाद ही मेरी शादी थी। फिर वो शादी के बाद जो एक आपका हनीमून पीरियड होता है 2-3 महीने का, एंड आफ्टर दैट मैंने अपना एस्थेटिक्स की तरफ फोकस किया। आई परस्यूड माय फर्दर एजुकेशन इन एस्थेटिक्स और प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने, ठीक है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह माय प्रैक्टिस इज़ गोइंग गुड। वाह! तो अब आप लोगों की डेंटिंग पेंटिंग कर रही हैं, अगर हम हाँ, आप ये कह इसको सकते थोड़ा-सा हैं। रफ लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। अच्छा, लोग मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव और फैमिली कैसी थी? शुरू से घर का माहौल कैसा था? दीनी था या नहीं था? थोड़ा-सा ये भी बैकग्राउंड देना ज़रा। आई एम द वन डॉटर और एक मेरा भाई है, तो मतलब हम 2 बहन भाई हैं। अच्छा, और फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सपोर्टिव। कभी किसी चीज़ से पेरेंट्स ने मना नहीं किया। अम्मी का फुल ऑन सपोर्ट था। हुँ, बट येस, माय मॉम ऑलवेज वांटेड कि मैं जो है एज अ डॉक्टर एक्सेल करूं, क्योंकि ये ठीक है, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, जो मैंने पूरी की। और डॉक्टर बनने के बाद मैंने उनसे इजाज़त ली शोबिज़ में आने के लिए। चलते चलते फिर रास्ते खुलते गए। तो हमेशा से फैमिली हमारी इतनी नॉट दैट दीनी नहीं कह सकते हुँ, कि हिजाब और नकाब इस तरह वाला नहीं था हमारे फैमिली में कल्चर, या नॉर्मल जैसे फैमिलीज़ होती हैं हमारी सोसाइटी में। बट येस, अम्मी की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि उनकी बेटी हिजाब करे। ठीक है। तो हिजाब करने के बाद कुछ बातें सुनने को मिली होंगी। कुछ उसमें से जुमले हमारे साथ शेयर करें जो अभी भी दिल को लगते हों। अनफॉर्चुनेटली मुझे, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, शादी की डेट्स तय थी, वरना है। अक्सर मुझे टू बी फिर भी ऑनेस्ट, जो पुराने दोस्त है आप हाँ, फील्ड के नहीं लोग, मुझे वैसे पर्सनली कोई बातें सुनने को नहीं मिली, लेकिन हाँ अक्सर जो मेरी कुलीग्स हैं जो हिजाब करती हैं उनके रेफरेंस से बता सकती हूँ कि लोग ये बात ज़रूर करते हैं कि इसने तो हिजाब कर लिया, निकाब कर लिया, रिश्ते कैसे आएंगे, लोग कैसे पसंद करेंगे, सोसाइटी में बाहर जाएगी, काम पे कौन रखेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि हिजाबी लड़कियों को नो डाउट बहुत से कॉम्प्लेक्सेस को फेस करना पड़ता है। इन माय केस जब मैंने हिजाब स्टार्ट किया तो हाँ, मुझे कुछ मेरे बहुत करीबी लोगों ने भी मुझे ये कहा कि 2 दिन की चांदनी है, फिर से वापस आ जाएगी, कोई नहीं, अच्छा, अभी शुरू हुआ है, अभी सदमे में है, गम में है, शादी के बाद नॉर्मल होगी, वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी भी जो है वो इसको अब क्विट करूँगी। पूरी नीयत से शुरू की है। वाह! सो इस चीज़ को हमें बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो कुरान करीम में है। ये बिल्कुल। इट्स लाइक ये नहीं आप कह सकते कि ये हमारी मर्जी है, हुँ, या आपकी मर्जी पे नहीं है कि आपने हिजाब करना है कि नहीं करना, ये आप पे फ़र्ज़ फ़र्ज़ है। है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अब आप क्या कर रही हैं? आप अपना डेंटल क्लिनिक चला रही हैं और एस्थेटिक फ़िज़िशियन भी हैं आप। लोग आते हैं, क्या डिमांड्स करते हैं? मतलब क्या-क्या अनोखी डिमांड्स आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं? वेल, लोग तो मेरे ख़्याल से अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा जो है कॉन्शियस हैं। हुँ, और अब इस दौर में जबकि डिजिटल मीडिया ज़्यादा जो है बूस्ट पे है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो लोग देखते हैं वही पिक्चर्स हमारे पास लेकर आते हैं कि हमारी स्किन ऐसी हो जाए, अच्छा। ये छाइयों का इशू है तो विद इन अ डे और 2 छाइयाँ ख़त्म हो जाएं, हुँ, हमारे लिप्स जो हैं पाउटी हो जाएं, हमें रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स लगा दी जाएं, हुँ, हमारे बाल झड़ते हैं तो विद इन सेकेंड्स हमारे बाल जो है गिरना रुक जाएं। ठीक बट है। हर चीज़ जो है इट टेक्स टाइम।
सबसे पहले तो आप जैसे हैं उसमें खुद को एक कॉन्फिडेंस रखें कि यू आर ब्यूटीफुल. हम एज अ डॉक्टर्स वी कैन इन्हांस योर ब्यूटी. हर कोई डिफरेंट है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, किसी की नाक पिचकी है, किसी की नाक जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक नुकीली नाक है. सो एवरीवन हैव डिफरेंट फीचर्स. एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. ठीक है. और एज ए मॉडल अगर बात करें, आपने 2017 से 2021 तक मॉडलिंग की, रैम्प वॉक्स भी की होंगी, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी काम किया होगा. क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फीमेल मॉडल को? मेल को तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन फीमेल को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? Well, to be honest, females are on a very safer side as compared to males in modeling. अच्छा, हाँ ये आप क्लेम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल. मतलब लड़के महफूज नहीं है? हाँ, लड़के महफूज नहीं है, लड़कियां फिर भी कुछ हद तक बहुत महफूज आप उल्टी हैं. बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है. नहीं, ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है. उसकी क्या रीज़न है? एलाबरेट तो मैं नहीं करूँगी इतना ओपनली, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि मेल्स आर ऑन अ मोर रिस्कियर साइड. नो डाउट फीमेल्स भी हैं, बट आई फेल्ट कि मेल से आता है. बट इन शॉर्ट, जस्ट नॉट मॉडलिंग, हर प्रोफेशन में आपको जो है इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है. जी. तो सिर्फ मॉडलिंग की हद तक नहीं मैं कहूँगी, बट येस बिकॉज मॉडलिंग एक वो फील्ड है जिसमें इट्स लाइक अ क्विक मनी. एक ग्लिट्स एंड ग्लैम इंडस्ट्री है. आपको रातों रात शोहरत भी मिल जाती है, और शोहरत पाने के लिए बहुत सी ऐसी बच्चियाँ शॉर्टकट्स भी अपनाना चाहती हैं. तो क्विक मनी, शॉर्टकट, शोहरत, सबको जो काम है वो मिलता है अट्रैक्ट उनको करता जो है. शॉर्टकट्स अपनाना चाहती हैं या अपना लेती हैं? मिलता होगा तो अपनाती हैं ना. शॉर्टकट्स वही अपनाता है जिसको फिर काम मिलता है और रातों रात शोहरत भी मिल जाती है. एंड नॉट एवरी वन इज़ डूइंग दैट. कुछ लक फैक्टर्स भी आपके बहुत मैटर करते हैं. कई लोग बहुत स्ट्रगल करके, बहुत सी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत नीट वर्क किया, दे हैव स्ट्रगल्ड और फिर जाके उनका नाम बना. सो आई फील लाइक कि ये इंसान पे डिपेंड करता है, नॉट एनी प्रोफेशन. टोटली इंसान पे डिपेंड करता है कि आपकी किस इंसान के साथ मुलाकात हो रही है या किस इंसान के साथ आप काम करना चाह रहे हैं. सो मेरे लिए एवरी प्रोफेशन इज़ गुड, बट इंसान पे बहुत डिपेंड करता है. इंसान पे बहुत डिपेंड करता है. लेकिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की क्या क्या डिमांड्स होती हैं? मतलब आप तो इस फील्ड से रही हैं. हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, जो लोग आज सोशल मीडिया से इंस्पायर होते हैं, लाइक इंडस्ट्री से इंस्पायर होते हैं, उन लोगों तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहती हैं? मेरे साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कभी किसी डायरेक्टर ने या लेकिन आपकी प्रोड्यूसर आंखों के ने. सामने तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ना, जो आप शेयर कर सकें, जो लोगों की. इट्स लाइक ताली दो हाथ से बजती है ना. मतलब हम सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को ब्लेम नहीं करेंगे जो उनके पास टैलेंट आता है. फिर इट्स लाइक ताली दो हाथ से बजती है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. सो ऑब्वियसली आई वुड ओनली से टू ऑल दोज इंस्पायरिंग लेडीज़ आउट देयर जो करना चाहती हैं इस प्रोफेशन को कंटिन्यू, कि जस्ट कीप योर स्टैंडर्ड्स हेड एंड हील्स हाई और अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए काम करें. डू नॉट फॉल फॉर एनी ट्रैप. दैट्स इट. ठीक है, लेकिन इसकी तल्ख हकीकतों पे अगर बात करें तो वो क्या क्या है? क्यों मुझे इसमें फंसाना चाह रहे हैं आप? अब तो मेरे शो भी छोड़े हुए भी तो 3 अब साल आपने हो छोड़ चुके दिया हैं. है, इसीलिए हाँ. तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ. अगर आपने ना छोड़ा होता तो मेरा सवाल ही आपसे मुख्तलिफ होता. सी सोशलाइजिंग तो करनी पड़ती है. शोबिज़ एक नाम ही ऐसा, इट्स अ शो बिजनेस. आपको एक लॉबी सिस्टम मेंटेन रखना पड़ता है. यू हैव टू बी इन द लूप टू गेट द वर्क. एक सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल इवेंट्स हैं. पार्टीज हैं. हाँ, पार्टीज़ भी हैं, आफ्टर पार्टीज़ हैं. आपको एक उस लूप में रहना पड़ता है. बट अगैन हर कोई ये काम नहीं करता. अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, आई बेयरली वेंट टू एनी पार्टीज़ या आई बेयरली हैड एनी लॉबी सिस्टम. अगर आपका अपना ग्राफ्ट नीट है तो आई थिंक आपको काम मिलेगा. और अब क्योंकि इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, आई बिलीव कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इफ़ यू हैव गुड रीच, जी. यू हैव गुड फॉलोअर्स, यू हैव गुड इंगेजमेंट, तो आपके लिए तो काम करना अब ज़्यादा आसान है. पहले की निस्बत आई बिलीव कि अब काम करना बहुत आसान है, क्योंकि अब तो डिजिटल रीच देखी जाती है जी. किसी को भी कास्ट करने के बिल्कुल लिए. सही कह रही हैं. तो ये चीज़ आप कहती हैं कि अब डिजिटली इतनी Exactly. इन्हेंसमेंट आ चुकी है, इतनी आप कह लें टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से काम मिल जाता है फॉलोइंग के बेस पे. Exactly. अच्छा, मुझे ये बताएं, मेन चीज़ हम उस पर आते हैं अब, कि अब का दौर जो अब मॉडल बनना चाहती हैं फीमेल्स, उनके लिए ये पैगाम है कि क्या क्या करें, डाइट को कैसे मेंटेन करें, फूड मैनेजमेंट क्या करें, उनके लिए कुछ थोड़ा सा मशवरा.
आई थिंक अब तो मॉडलिंग का कोई ऐसा क्राइटेरिया रहा नहीं कि मॉडल को जो है वो सिर्फ स्लिम और स्लीक होना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ ओबीस मॉडल्स आल्सो आउट देयर, डार्क एंड फेयर टोन, हर किस्म की मॉडल्स जो हैं दे आर अवेलेबल नाउ. क्योंकि अब हमारे मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जी. जो है वो ये चीज़ जो है प्रमोट हो रही है. बट अगैन डाइट जो है, मॉडलिंग डजंट मीन कि आप एक एनोरेक्सिया स्टेट पे आ जाएं, कि आप बिल्कुल अपनी डाइट को, खाने पीने को छोड़ दें जस्ट बिकॉज कि जी आपने कैमरे के सामने आना. इट्स नॉट लाइक कि देखकर ऐसा लगे कि हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए हैं. टू बी ऑनेस्ट, अपनी डाइट मेंटेन रखें, अपना जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है आप मेंटेन रखें. एक मॉडलिंग के लिए आप अपने आप को एक कीटो डाइट, ओवर डाइट की स्टेज पे ना ले जाएं, क्योंकि कीटो डाइट जो है वो बहुत आम है हमारी मॉडल्स में कि वो कीटो डाइट को इतना अपने ऊपर हावी कर लेती हैं कि अनफॉर्चुनेटली द लॉस ऑफ डाइट दैट लीड्स टू इन्हांसमेंट ऑफ द एजिंग प्रोसेस. आप Okay. बहुत वक्त से पहले जो है वो आप एज बूढ़े हो लगना जाते शुरू हैं? हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो सैगी लगना शुरू हो जाती है, आप डिहाइड्रेटेड रहना शुरू हो जाते हैं. जब आपके बॉडी के एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी उतने बेनिफिशियल नहीं है. तो सही. किसी प्रोफेशन के लिए एटलीस्ट अपनी हेल्थ को ना सेक्रीफाइस करें. हेल्थ सेक्रीफाइस ना करें. पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ पे क्या कहना चाहेंगी कि क्या मिल जाते हैं? अब औरतें, ख़वातीन खुश हैं? पाकिस्तान में औरत के हकूक़ तो सबको ही पता है, बट आई होप सो कि इन द कमिंग डेज इसके ऊपर हमारी हुकूमत हमारी जो वज़ीर है आला अब मरियम नवाज़ हैं. एग्जैक्टली वो देखें इसके चेंज हो ऊपर रहा है. और फोकस करें और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करें. इट्स लाइक जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए. मेल एंड फीमेल दे बोथ आर इक्वल इन जेंडर रैंकिंग. अगर मर्द को किसी ऑफिस में एक डेजिग्नेशन पे जो एम्प्लॉयमेंट पे आपको सैलरी मिल रही है, सेम फीमेल को भी मिलनी चाहिए. सो जेंडर रोल्स को प्रॉपर डिस्क्राइब करें. देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल. सही हो गया. लेकिन कई जो है मर्द हजरात की भी कंप्लेन है कि ख़वातीन की तनख्वाह ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात. तो अच्छा. हाँ, अब मेरे पास ये कहीं क्यूरीज आती हैं. वो कहते हैं जी इनका ये जो है पे स्केल ज़्यादा अच्छा है, मेरा कम है. तो मुझे लगता है मर्द और औरत, जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको डिस्क्राइब किया कि दोनों को एक सेम पे पेज पे स्केल रखना पे चाहिए. एग्जैक्टली. सही हो गया. आगे चलते हैं. मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड है रिवीलिंग क्लोथ्स का, अब वो क्या उसे अच्छा समझा जाता है? अब ब्रांड्स ये डिमांड करते हैं लोगों से कि आप इस तरह से बॉडी रिवील करें, या क्या इसके पीछे क्या हकीकत है? उस पर भी थोड़ी सी आपकी रहनुमाई चाहिए थी. सैडली हम लोग वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं. नो डाउट इट्स लाइक कि आप बहुत जल्द जो है वायरल हो जाते हैं, छोटे कपड़े पहने और आप वायरल हो गए. बट अगैन एक एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इस्लामिक वुमेन, जी. इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए. बट ब्रांड्स अगर कपड़े बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अगैन द फॉल्ट इज कि लोग वो पहन के क्यों प्रमोट कर रहे हैं. हाँ, शोकेस तो किया जाता है ना. Exactly. और मतलब वो मर्द भी करते हैं, वो ख़वातीन भी करते हैं. तो क्या इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? क्या उससे मतलब इनकी कोई जो है सेल पावर में भी इंक्रीज होती हो, बिकॉज वेस्टर्नाइज कल्चर को अडाप्ट किया गया ना इन शॉर्ट. लेकिन तो एरिका रॉबिन की अगर बात करें तो उन्होंने तो इनकार कर दिया था स्विमिंग क्लोथ्स पहनने से. हाँ बिल्कुल, दैट्स अ गुड जेस्चर कि उसने हाँ. इनकार किया, उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया. बट अगैन ये सिर्फ एक एरिका रॉबिन है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके जी. उसने इनकार किया. बट अगर बात की जाए हमारे मुल्क में रहते हुए भी, तो बहुत से ऐसे शूट्स जो हैं वो दिखने को मिलते हैं. ठीक हो गया. अब हम आ जाते हैं क्लिनिक पे. आप मुझे ये बताएं कि बोटॉक्स क्या है और बोटॉक्स में क्या ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, और उसके बाद हम आगे चलते हैं साथ साथ. बोटॉक्स जो है इट्स अ इंजेक्शन बेसिकली. इट्स अ बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन. बोटॉक्स जो है वो आपके एजिंग को, आपके रिंकल्स को जो है ट्रीट करता है. ठीक है. आपके फोरहेड पे अगर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, या आपके ये आंखों के इर्द क्रोस फीट बन रहे हैं, नाक पे लाइंस बन रही हैं, या इवन आप जब स्माइल कर रहे हैं या आपकी सैडी फेस अपीयरेंस आ रही है, तो इन रिंकल्स को, इन फाइन लाइंस को ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगते हैं. ठीक है. तो वो उसके बाद क्या आपकी स्किन सही हो जाती है? हाँ तो बिल्कुल. इसके नुकसानात क्या क्या हैं? सी बोटॉक्स या कोई भी ट्रीटमेंट इज सेफ व्हेन इट्स इन द सेफ हैंड.
अच्छा, हाँ। बड़ी अच्छी बात की है बिल्कुल। बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट आप किसी से करवा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि यू आर इन द सेफ हैंड। एक डॉक्टर, एक प्रॉपर ट्रेन्ड क्वालिफाइड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर ही आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। क्योंकि बोटॉक्स इंजेक्शंस की भी टेक्निक है, यूनिट्स होते हैं कि आपके फोरहेड लाइन पे, फॉर एग्जांपल आपकी लाइंस मेरी लाइन से या यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं डिफरेंट हैं, जी। हर एक के फीचर्स डिफरेंट हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर लेट सपोज 10 यूनिट लगने हैं तो मुझे भी 10 यूनिट ही लगेंगे। ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और बोटॉक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 2 वीक्स तक देखने को मिलते हैं। आपकी जो लाइंस हैं, एजिंग इफेक्ट्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बट बोटॉक्स का रिजल्ट जो है वो 4 to 6 मंथ्स तक लास्ट करता है। ठीक है। बट कुछ बोटॉक्स अब ऐसे भी आ चुके हैं जिनके रिजल्ट जो हैं वो 1 साल तक लास्ट करते हैं। एंड साइड इफेक्ट्स अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी, एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस ऑफ ऑल द सीनियर डॉक्टर्स, साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। बट अगैन अगर बोटॉक्स अनसेफ हैंड्स में है तो बोटॉक्स के उसी टाइम पे ड्रूपी आईलिड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं अगर गलत इंजेक्ट हो। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है? अगर आप गलत इंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई ड्रॉबैक आपके फेस पे आएगा। फिर और वो उसको फिर खत्म नहीं किया जा सकता? ख़त्म होता है, और उसके लिए फिर इट्स लाइक एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। एंड बोटॉक्स का असर यहाँ तो फिर ये है कि जो ड्रूपी आईलिड है वो फिर आपका तब तक रहेगा जब तक आपके बोटॉक्स का इफेक्ट रहेगा। ऑल या राइट। उसके लिए फिर आपको अपना बोटॉक्स का ऑल्टरनेट्स करवाने पड़ते हैं, डिजॉल्विंग इंजेक्शंस करवाने पड़ते हैं। फिर वो एक अलग जो है प्रोटोकॉल में चीज़ चली जाती ठीक है, आई फिलर्स की बात कर लेते हैं। कुछ लोग आई फिलर्स भी अब करवा रहे हैं, इसमें क्या होता है? अंडर आई फिलर्स की बात Yes. कर लें। सी अंडर आई जो है इट्स अ एनाटॉमिक यू कैन से डिफेक्ट, ठीक है। अब जब आंख जो है वो सक्कन हो जाएगी, जब अंदर को चली जाएगी तो एक श्रिंकिंग इफेक्ट आता है, ठीक ठीक है। है। और श्रिंकिंग इफेक्ट से सबसे पहले तो आपकी जो एक लुक है वो बहुत फिटीग और अच्छा, उसकी टायरिंग वजह लगती क्या है। होती है कि क्या वजूहात जो हम कहते हैं? एक तो इट कैन बी ड्यू टू द एज ठीक के है। साथ साथ, क्योंकि आपके फीचर्स चेंज हो रहे होते हैं। आपके जो इधर आपके इवन टेम्पल रीजन में भी जो है सक्निंग इफेक्ट आ जाता है। जी। तो इसी तरह एक एज, नंबर 2 इज़ योर डाइट, एंड नंबर 3 इज़ योर लाइफस्टाइल, कि आप अपनी स्किन केयर को किस तरह से मेंटेन रख रहे हैं और आपकी डाइट क्या है। क्योंकि आपकी डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, आपकी स्किन पे। तो जब आपकी अंडर आई जो है वो डीपन हो जाएगी, सक्कन हो जाएगी विद द एज एंड ड्यू टू द लैक ऑफ डाइट, तो ऑटोमेटिकली वो आइज़ का जो है एक शेडो प्रोमिनेंट होता है जिसको ठीक है। डार्क सर्कल्स कहते हैं। ऑल राइट। तो उसको ट्रीट करने के लिए अंडर आई फिलर किया जाता है, और इस एरिया को टेयर ट्रफ कहते हैं। ठीक है। टेयर ट्रफ डिफॉर्मिटी है अंडर आई, उसको ट्रीट करने के लिए आप फिलर लगाते हैं। बट अगैन फिलर भी तभी सेफ है जब वो सेफ हैंड्स में है। और हर फिलर्स में ट्रीटमेंट तब सेफ है जब Exactly. जब सेफ हैंड्स में होगा। ट्रू। ठीक और है। फिलर्स पे हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। हाइलुरोनिक जो है वो आपकी स्किन को प्लम्प अप करता है। आपके यहाँ डेप्थ अगर पड़ गई है आंखों के नीचे, तो फिलर को लगाकर आप इंजेक्ट करके उसकी डेप्थ को ओवरकम करते हैं, प्रॉपर लेयर में लेकर आते हैं जो नॉर्मल आपकी स्किन के साथ जो है डिटैच होती है। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से फिर आपका जो एक डार्क सर्कल इफेक्ट है वो डेफिनेटली कम लगता है, और आपकी जो वो टायरिंग लुक आ जाती है डार्क सर्कल और अंदर दबी हुई आंखों से, वो फिर हम अच्छी तरह से उसको ओवरकम कर लेते हैं। सही हो गया। फूड मैनेजमेंट पे अगर बात करें तो मॉडल्स, मैंने सुना है कि वो खाना जो खाती हैं, जो अभी भी करंटली मॉडलिंग कर रही हैं, वो वॉमिट कर देती हैं। इज इट ट्रू? खाना खा के? नहीं, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ ट्रू, क्योंकि इवन व्हेन आई वाज अ मॉडल टू ये मुझे सुनने को मिलता था कि आप लोग तो खाना खा के वॉमिट आउट कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो ये और अफवाहें मैंने ये भी सुना किन हुआ है लोगों कि ने वो फैलाई हैं। कॉटन खाती हैं, रुई जिसे कहते आर यू हैं। सीरियस? मैं बता रहा हूँ, रिसर्च आई है। आपने कभी किसी को देखा है कॉटन मैंने खाते? तो नहीं देखा, लेकिन किया मर्फी है, एक बहुत ही टॉप मॉडल थी, हाँ। जिन्होंने 2013 में क्लेम किया है कि ये मॉडल्स जितनी भी हैं फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए रुई का इस्तेमाल करती हैं, नहीं, जो खाती हैं इट्स ये। जस्ट अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब रुई मैंने कभी खाते हुए नहीं देखा अपनी को मॉडल्स को। वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। हाँ। पेशेंट्स आते हैं, अनोखी डिमांड्स क्या क्या होती हैं उनकी, कि ये हमें ये करवाना है, हमें ये कर दें, हमसे मतलब क्या क्या अनोखी डिमांड्स करते हैं, और उसके बाद आपके पास कोई वर्स्ट केस भी आए हों तो हमसे वो भी शेयर करें ज़रा। हमारे पेशेंट्स को ज़्यादा जो अनोखी डिमांड्स है ना वो सिर्फ रंग के ऊपर हैं कि रंग गोरा हो जाए। एक कॉम्प्लेक्स है गोरे रंग का, आई डोंट नो क्यों है, बट हमारे माशरे में बहुत कॉम्प्लेक्स है कि लड़की गोरी होनी चाहिए,
रंग काला नहीं होना चाहिए, अगर किसी का रंग काला है तो इन शॉर्ट लोग ही जीने नहीं देते, ताने मार मार के वैसे ही उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डिमोरलाइज कर देते हैं। तो लोगों की बस यही ज़्यादा होती है कि जो रंग गोरा हो। दूसरा, छाइयों का बहुत इशू है, ठीक है। छाइयों के लिए अच्छा, भी छाइयों बहुत, की रीजंस क्या क्या होती हैं? छाइयों के बहुत से रीज़न है। सबसे मेजर मिलाज़मा, छाई होता है बेसिकली, मिलाज़मा को कहते हैं। अगर हम इसको आसानी से हाँ। बता दें लोगों को, क्योंकि मिलाज़मा तो आपकी वो फील्ड के हाँ हिसाब से है हाँ ना, लोगों को थोड़ा सा सिंपल करके अगर बताना चाहें तो। छाई जो है, छाइयाँ, उसका जो मेजर कॉज है ना वो है आपकी सनलाइट। ठीक है। सनलाइट सबसे मेजर कॉज है। नंबर 2, आपकी डाइट। आप डाइट कैसी ले रहे हैं, आप विटामिन्स का इनटेक आपका कैसा है, आपका विटामिन B12 अगर कम है वो भी छाइयों का रीज़न बनता है। ठीक है। आपकी डाइट में आपका मीट, आपके एग्स, आपके फिश का इनटेक है या नहीं है। उसके अलावा आपका स्ट्रेस में, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल्स भी जो हैं आपके डिस्टर्ब होते हैं, उससे भी आपकी छाइयाँ जो हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं। ठीक है। सो छाइयों का तो बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है। और जो एक और कंसर्न जो हमारी ख़वातीन ने खुद छाइयों का बनाया है वो है स्टेरॉइड्स क्रीम। मैं किसी अच्छा। ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मार्केट में बहुत सी ऐसी क्रीम्स हैं, स्टेरॉइड्स क्रीम्स हैं, जो कि आपके फेस पे छाइयों को ट्रिगर करती हैं और स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं जो आपको देखने में मिले एज अ डॉक्टर? छाइयों के मतलब, छाई इन इटसेल्फ इज एन इफेक्ट। आपकी ठीक स्किन है, जो है वो लेकिन डीप, स्किन की क्या लेयर खत्म हो जाती है? आपकी स्किन टोन ही डिफरेंट हो जाती है। आपकी स्किन जो है उसमें आपकी एक पिगमेंटेशन लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, डबल टोन नज़र आती है। मतलब फिर कहीं से गोरा है, कहीं से काला है, तो वो इस तरह से डबल टोन आ जाती है। एग्जैक्टली। और छाइयों में भी यही होता है ना कि आपके जो मेलेनोसाइट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो छाइयों के लिए तो आपका सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, आप अगर 70%। स्किन का ख्याल नहीं रख रहे तो आई थिंक फिर आपकी जो बाकी हेल्थ है, क्योंकि स्किन ने तो आपके सब ऑर्गन्स को जो है वो इनकवर किया हुआ है। ठीक है। आपकी डाइट कैसी है। लेकिन हम नेचुरल तरीकों से अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम नेचुरली इसको इन्हांस कर सकते हैं, जिससे पानी का इनटेक, स्किन भी ठीक रहे, आप फ्रेश भी रहें, बिल्कुल आपकी आंखों के नीचे हल्के ना सोने की वजह से भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं नेचुरली जो बंदा करे अपनी रूटीन लाइफ में, तो वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है और सी खूबसूरत भी लग आपकी सकता है? डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, ये सब जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रेस जब आप में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ का एक हिस्सा ऐसे ही है, और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू एक्सरसाइज। आपको अपनी लाइफस्टाइल को खुद हेल्दी रखना है। सो आपकी डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मेक श्योर कि आप अंडे, मीट, फिश, प्रोटीन डाइट्स और जो आपकी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स हैं उनको थोड़ा कट डाउन करें। आपकी स्लीप जो है, एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटे की एडुकेट स्लीप ले रहे हैं। ठीक है। पानी की अगर बात करें तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी स्किन इज 70% ऑफ द वाटर। जब आपका पानी का इंटेक अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली हाइड्रेटेड रहेंगे, ठीक। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो अगैन इट गिव्स अ वेरी फटीग लुक, एक टायरिंग लुक आ जाती है। और अल्लाह ने पानी एक नेमत बनाई है हमारे लिए, तो हमें और पीना पानी चाहिए। तो इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। बिल्कुल। अच्छा, इस बात पे आते हैं, हमारा आखिरी सवाल, कि अल्लाह की बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं, तख्लीक जो होती है, उसमें छेड़छाड़ करना, और उसको मतलब कई लोग होते हैं जिनकी नाक थोड़ी सी ख़राब होती है, वो लेकिन ख़राब इन सेंस उन्हें लग रहा होता है ख़राब होती है, अल्लाह की तरफ से तो वो बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि हर बंदे को और हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है। तो उसमें छेड़छाड़ करना गुनाह नहीं है? और ये क्या करना शरीयत में जायज़ है कोई? तो आपको तो ये चीज़ का ज़्यादा आइडिया होगा। ये सबसे पहले कुरान पाक से ही, कुरान की आयत से ही इस चीज़ को समझते हैं। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने हमें ख़ुद बताया है कि शैतान इंसान को वर्गलाएगा कि अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बिगाड़े। ठीक है। तो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बिगाड़ना वो शरीयत में अलाउ नहीं है। तो एस्थेटिक्स इज़ नॉट बिगाड़ना। आप अगर किसी डिफेक्ट को ओवरकम कर रहे हैं, वो शरई तौर पे आप पे वाजिब है कि आप उसको इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डिफरेंट लोकेशंस की भी बात अगर करें तो हमारे यहाँ हमारे फ़ीचर्स डिफरेंट हैं, बाहर के मुल्क में फ़ीचर्स डिफरेंट हैं, जी। चाइना में फ़ीचर्स डिफरेंट हैं। बट इन शॉर्ट, हमारे यहाँ अगर किसी की नाक पिचकी है तो उसको फीना करार दे दिया जाता है, फीनी फीनी छेड़ा जाता है, और वो नॉर्मल नहीं है। अब मेरी नाक जैसे एशियन एथनिसिटी की है, खड़ी नाक कहते हैं या सीधी नाक कह लें।
अब लोगों में अगर पीनी नाक है, हमारे माशरे में वो आम नहीं है, इन पाकिस्तान वो नाक आम नहीं है, अगर हम उसको इन्हांस कर रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। बट हाँ, अगर एक ब्रेसेस ठीक, लगवाना, हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल करवाना, इसके अलावा जो मैंने बताया फिलर्स बिल्कुल वगैरह, ये सब भी जायज़ है? सी, कुरान के थ्रू मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को बिगाड़ना दैट जी। इज़ नॉट अलाउड, बट अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को अगर हम ठीक कर रहे हैं तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। इट्स लाइक कि जैसे आपका अगर कोई और स्किन ना सही, आपको कोई हार्ट का इशू है, फिर वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना, तो आप हार्ट में भी तो स्टंट्स डलवा रहे हैं, जी। आप बाकी जितने भी प्रोसीजर्स करवा रहे हैं वो भी अल्लाह की बनाए हुए ऑर्गन्स पे भी हो रहे हैं। ठीक तो है। जब स्किन की बात करते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, एजिंग जो है वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। अगर एजिंग में आपकी स्किन या आपका कोई भी ऐसा फीचर जो कि डिफेक्ट की तरफ जा रहा है, उसको अगर आप ट्रीट करवा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू शरीयत और ऑल्सो वो कोई गलत काम नहीं है। जैसा ब्रेसेस की आपने बात की, जी। सी दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो दांतों को सीधा करना एक ट्रीटमेंट है। ठीक है। यहाँ तो हो ना कि हम ब्रेसेस से अल्लाह के बनाए हुए बिल्कुल एक परफेक्ट स्ट्रेट दांतों को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सूरह निसा में क्लियर हमें बता दिया गया है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को बिगाड़ना दैट इज़ नॉट अलाउड। तो ब्रेसेस के थ्रू हम अल्लाह की बनाई हुई जो चीज़ टेढ़ी आई है, जी। हम उसको इन्हांस कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट की अगर बात भी करें तो बालों का गिरना इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो अगर आप बाल लगवा रहे हैं दैट्स ऑल्सो अ ट्रीटमेंट, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप ही के जिस्म से आप ही के बाल जो हैं वो आपको लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी मतलब किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से बाल लगवाना गलत है, और इस तरह की भी कुछ चीज़ें कहते हैं, अगर आपके सर से ही उतार के लगाए जाते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर किसी और मतलब पार्ट से, बॉडी पार्ट से लिए जा रहे हैं तो वो गलत है। नहीं, तो इस गलत पे आप क्यों क्या है? कहेंगे? आप मुझे बताएं क्यों होगा गलत? तो मैं यही सवाल आपसे पूछना हाँ, चाह रहा हूँ कि सी इस जो तरह का बाल कुछ है, जो आपका बाल सर पे है वही बाल आपका मुंह पे है, वही आपके बाजू पे है, वही आपकी टांग पे है, तो बाल तो ओवरऑल बॉडी पे सेम है। ठीक है। तो बाल तो किसी भी आप एरिया से ले लें, बाल तो पाक है, तो बाल को तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल आप लगा रहे हैं, इन शॉर्ट उस बाल ने झड़ के एक नई ग्रोथ इंड्यूस करनी है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ एक फैक्टर है। अच्छा, एज अ डेंटिस्ट, अब डेंटल सर्जन भी हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे दांत की लाइफ बढ़ जाए, दांत आपके हाँ, ठीक रहें, और आप कोई सख्त चीज़ भी खा सकें? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यूथ, मतलब 20-20 साल के लड़के हैं, 20-20 साल की लड़कियां, 18-18 साल की, लेकिन दांत सारे कैविटीज़ लगी हुई हैं। तो उसके ऊपर कुछ बताएं कि जो लोग फॉलो करें और दांत उनके जो हैं चमकते रहे मेरी तरह। सबसे पहले तो ब्रश करें और जी ओरल हाइजीन जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ ऑफ योर अदर ऑर्गन्स, ठीक क्योंकि है। आपका जो फूड इनटेक है, आपकी जो एक हाइजीन है वो आपके मुंह से स्टार्ट होती है। ठीक है। आप जो खाएंगे उसी का असर आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी आएगा। तो जब आपका मुंह हेल्दी नहीं है तो हाउ कैन यू टेक गारंटी कि आपके बाकी ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी हैं, बिल्कुल। क्योंकि बैक्टीरिया का पहला स्कूल आपका मुंह है। आपके मुंह से ही बैक्टीरिया ने इकट्ठा होना है और आपके बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड होना है। ठीक है। सो ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस के लिए एक तो दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, ठीक है। और ब्रश करने के लिए भी प्लीज़ मेक श्योर कि 2 मिनट तक आप प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे जी, हैं। 2 मिनट तक जी जो प्रॉपर हाँ, ब्रशिंग सी है। 60 सेकेंड्स ईच बिल्कुल। क्वाड्रेंट, ठीक है। अपर 60, लोअर 60, ब्रश करने का हाँ, तरीकेकार जी, टोटल। अभी जरा दोबारा से लोगों को बता दें जी, ब्रश करने का भी तरीकेकार होता है। हाँ, बिल्कुल। आप लोग शुरू हो जाते हैं हर जगह से, रगड़ना नहीं तो है ऐसे जोर नहीं जोर से करना, ब्रश उससे को। पॉलिश आपकी दांतों की भी आपकी खराब जो होती है। इनेमल की लेयर है ना, जब आप जोर जोर से ब्रश को रगड़ते हैं, हाँ जी। आपके दांतों की जो लेयर है इनेमल, वो इरोड ऑफ हो जाती है, ठीक है। और जब वो इरोड होती है पेशेंट को सेंसिटिविटी महसूस होती है। और सेंसिटिविटी तो एक मेजर कंसर्न है हमारे पेशेंट्स का, कि मसूड़ों में ठंडा गर्म लग रहा है, हवा लग रही है, आइसक्रीम नहीं खा सकते, चाय पिए तो वो भी लगती है। ठीक है। तो जब आप ब्रश ही हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, नंबर 1 सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ करें, ठीक है। नंबर 2 2 मिनट के लिए अपनी ब्रशिंग हैबिट को मेंटेन करें, ठीक है। एंड प्लीज़ डू ऐड डेंटल फ्लॉस एंड माउथ वॉश इन योर रूटीन। इसके डेली रूटीन अलावा में? हाँ, डेली रूटीन में। इसके अलावा हर 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट से एक रेगुलर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाएं। अच्छा, ये भी एक आपने बात की स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की। कई लोग कहते हैं कि दांत की लाइफ कम हो जाती है पॉलिशिंग से, और वो उसकी जो थिकनेस कह लें वो कम हो जाती है। तो इस पे आप क्या कहेंगी?
ये तो लोग कहते हैं ना, एज अ डेंटिस्ट हम तो मैं कहेंगे कि आपने इसीलिए करवानी है। इसीलिए आप तो एज हाँ। डेंटिस्ट कहती हैं, लेकिन इससे कि वाकई कोई इफेक्ट तो नहीं नहीं, आता? नॉट एट ऑल। ये एक हमारे लिटरली माशरे में मिथ है, क्योंकि जब लोग हमारे पास आते हैं स्केलिंग के लिए, उनका यही कंसर्न होता है कि दांत कमज़ोर हो हाँ, जाएंगे। दांतों का भुर जाना जो होता है उसकी क्या वजह होती है? मसला ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज में दांतों को इतना टाटर लग चुका होता है कि आपने समझ लें कि 4-6 साल जो है वो टाटर अपने मुंह में जमा करके रखा है, ठीक है। अब आपको आदत पड़ गई है उस टाटर की। आप जब जुबान लगा रहे हैं अपने लोअर टीथ पे, आपको टाटर फील हो रहा है, ठीक है। आप उसको हैबिट को अडाप्ट कर चुके हैं। अब जब स्केलिंग से हम उस टाटर को जब रिमूव करते हैं, तो ऑब्वियसली उस टाटर ने जो आपके दांतों के बीच में खला पैदा की होती है वो वहाँ होती है, वहाँ रहती है। स्केलिंग से जब टाटर रिमूव होता है, लोगों को लगता है कि दांत भुर गए हैं, क्योंकि जुबान को एक डिफरेंट चेंज मिलता है, ठीक एक है। एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलता है, और लोग कहते हैं कि हमारे दांतों में स्पेस आ गई है स्केलिंग के सही हो बाद। गया। वो स्केलिंग से स्पेस नहीं आई, वो जो आपने टाटर अपने मुंह में जमा करके रखा था, उस टाटर की वजह से वो स्पेस बन चुकी थी। ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं? टाटर की वजह से, टाटर की वजह से, और इसके अलावा भी अगर कोई लोग ब्रश नहीं करते, कोई Exactly. लोग इसका ख्याल नहीं करते दांतों का प्रॉपरली, तो उनके लिए क्या क्या बीमारियां जो आपकी बॉडी के अंदर भी डेवलप हो सकती हैं, वो भी थोड़ा सी जरा रहनुमाई ठीक, एक तो हम ओरल कैविटी से बात करें तो आपकी कैविटीज़, जिसको आप कीड़ा लगना कहते हैं, अगर आप वक्त पे उस कीड़े का इलाज नहीं करवाते ना, तो सबसे पहले तो वो दांत रूट कनाल स्टेज में चला जाता है कि वो कीड़े का इलाज नहीं करवाते टाइम पे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उस टाइम पर आते हैं कि जब उनको डेंटिस्ट के पास एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, और वो पेनफुल एक्सपीरियंस क्यों होता है? क्योंकि हम उस कीड़े का ना वेट करते रहते हैं कि अभी तो ये छोटा सा कीड़ा है, हमें दर्द नहीं कर रहा, इसको अभी चलाते हैं, दांत चल रहा है, इसको चलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दांत का जो कीड़ा है वो इतना इन्फेक्शन कॉज कर देता है कि वो आपके पूरे दांत में पस, आपके मसूड़े में पस, और इवन आप अगर पस के बाद भी इलाज नहीं करवाते तो वो आपकी कैरोटिड आर्टरीज में या आपकी वो वीनस सिस्टम में, आपके डिफरेंट बॉडीज में भी जाके वो थ्रोम्बोसिस कर सकता है। ओके। सो इट्स नॉट दैट कि वेट करते रहें कि जब कुछ मसला होगा तो करवाएं, क्योंकि आधी से ज़्यादा आवाम हमारे पास क्लिनिक्स में तभी आती है जब दर्द हो। दर्द से पहले बहुत कम जर्नल लोग चेकअप हैं के जो लिए आते लोग हैं, नहीं आते। तो डॉक्टर जर्नल साहब से चेकअप तो रब्ता करें ज़रूरी जी। है। जर्नल चेकअप के लिए भी, और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, कोई भी अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें। डॉक्टर साहिबा बड़ी करामत साबित होंगी। तो डॉक्टर साहब मुझे भी आखिर में मैं इस शो के इख्तिताम में, पॉडकास्ट के इख्तिताम में बताएं कि मेरी कोई ज़रूरत है कोई चीज़ करवाने की कि ठीक है बिल्कुल? जनरल चेकअप स्केलिंग तो आपको हर 6 महीने बाद करवानी चाहिए। ये भी देखें, ये पेशेंट बना लिए इन्होंने मुझे भी ना फौरन कि आपको भी चेक करवाना चाहिए। सी ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। है। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा कोई मुझे छाइयों के लिए कुछ छाइयाँ तो आई ऐसे फीलर्स आप मुझे जरा देख के बताएं कि नजर आ रहे हैं? हाइड्रा फेशियल करवा लिया करें वंस अ तो कोई मंथ। पीआर भेजे डॉक्टर साहब? इन शॉर्ट मतलब ये पीआर मांगने के लिए समझ सवाल गए था। मैंने भी किस तरह से इन्हें जो है ना पकड़ा है। हमने डॉक्टर साहब हमें घेरी थी एज अ पेशेंट, तो हमने डॉक्टर साहब को नहीं, यू आर मोर देन वेलकम एनी टाइम, जब Thank भी you आप so आना much. चाहें। बल्कि डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं बताती जी। जाऊं कि तमाम वो मरीज़ जो कि क्वैकरी सिस्टम में ट्रीटमेंट करवाते हैं या हर उस क्लिनिक में पहुंच जाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि डेंटल काम आप जहाँ से भी करवा रहे हैं वहाँ क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस जी। ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट से फैलती है। बहुत आम बात जी, ये ख्याल करना चाहिए कि स्टेलाइज हों उनके आलात जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह में बिल्कुल। वो यूज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब Exactly. आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपने बड़े अच्छे से अपनी मॉडलिंग जो लाइफ थी, मॉडलिंग की ज़िंदगी पे जो एक तल्ख चीज़ें थी वो भी आपने डिस्क्लोज़ की। फिर एस्थेटिक्स से रिलेटेड और डेंटल जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानियों का, तो उस पर भी बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।